अस्सलाम वालेकुम। वैसे ही बड़ी मशहूर है, लेकिन एसईओ आर्टिकल राइटिंग का मकसद ये है कि हमने आर्टिकल राइटिंग के साथ साथ एसईओ भी उसका सीखना है। यानी जो जो चीज़ें सर्च इंजन्स के हिसाब से हमने दिमाग में रख के कंटेंट लिखना होता है, उसको हमने फोकस करना है। वैसे लिखने वाले तो वैसे भी काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे एसईओ वाले कम होते हैं। तो खैर, एसईओ आर्टिकल राइटिंग का मकसद ये होता है कि आपकी जो बिजनेसेस होती हैं उनको ये आर्टिकल रैंक करवा रहे होते हैं। वो जो वेबसाइट पेजेस होते हैं वो इतना रैंकिंग में अमल दखल उनका इतना नहीं होता जितना आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट का होता है। आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में फ़र्क पहले बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई कंफ्यूज होगा। खैर, अब ये जितने अच्छे से ऑप्टिमाइज होंगे, जितने अच्छे इसके अंदर कीवर्ड यूज़ होंगे, कीवर्ड रिसर्च करके, वो जो पहले हम क्लास ले चुके हैं वो पहला स्टेप था। उसके बाद आता है राइटिंग का। तो जितना अच्छा कीवर्ड रिसर्च होगा उसके ऊपर उतना अच्छा अगर कंटेंट लिखा होगा तो रैंक आपका होगा, ये तो पक्की बात है। और रैंक होगा, एट द एंड हमारा बिजनेस ग्रो होगा या क्लाइंट का बिजनेस ग्रो होगा, और यही टारगेट होता है। तो एसईओ आर्टिकल राइटिंग में भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैंने टॉप जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। जैसे उनमें से एक है न्यूज़ आर्टिकल्स, फीचर आर्टिकल्स, ओपिनियन आर्टिकल्स, यानी जिसके अंदर हमारी भी आ सकती है ओपिनियन, या एक मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स की, ग्रुप की हम रिव्यूज़ ले सकते हैं। जैसे वो सर्वेज होते हैं उनके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, उसको ओपिनियन आर्टिकल कहा जाएगा। फीचर आर्टिकल वो जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में लिखा हो, या उसको उसके बारे में, उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में, लाइफ स्टोरी भी नहीं, या उसकी एक अच्छी सी खबर बना के लिखें या मोटिवेशनल वाली लिखें, तो उसको फीचर कहा जाएगा। यानी ट्रेंडिंग या बहुत फेमस चीज़ के बारे में उसको फीचर कह देते होते हैं। हाउ टू सबको ही पता है, हाउ टू हर फील्ड में होता है, हर नीच के अंदर हाउ टू वाले लाजमी होते हैं, और हाउ टू सबको सबसे ऊपर रैंक करता हूँ मैं, वो इस वजह से क्योंकि ये जितने ज़्यादा ट्रैफिक आती होती है ना, मोस्टली इन सब में वो हाउ टू के ऊपर आ रही होती है। लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, तो वो हाउ टू या व्हाट टू डू इस तरह के लिख रहे होते हैं कीवर्ड, तो ये वहीं पे फॉलो करते हैं। लिस्टिकल्स ये भी आगे डिस्कस करेंगे। और प्रोफाइल आर्टिकल्स ये वही किसी कंपनी की भी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई मशहूर पर्सन भी हो सकता है जिसकी प्रोफाइल मतलब उसके बारे में लिखा जा सकता है। और रिव्यूज़ ये प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के भी हो सकते हैं, यानी कोई बिज़नेस है जो सर्विसेज दे रहा हो उसके भी हो सकते हैं। रिव्यू आर्टिकल इसी को कहा जाता है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ ये तो सुना ही होगा, ये वही चीज़ है। रिसर्च आर्टिकल्स, इसमें फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा होता है। खैर, इन सारी टाइप्स को मैंने वैसे अलहदा से डिस्कस किया हुआ है। इन सारी टाइप्स के ऊपर एक डेडिकेटेड आर्टिकल मैंने लिख मारा है, जिसके अंदर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि ये होते क्या चीज़ है। केस स्टडीज़, ये जैसे कोई कंपनी है जो एसईओ की सर्विसेज दे रही है, तो उसने अपने पास्ट क्लाइंट्स के साथ कैसे काम किया, किन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम किया, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं, तो उस चीज़ को केस स्टडी कहा जाता है। पर्सनल एसेज, ये हेल्थ के बारे में भी हो सकते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब अवेयरनेस के बारे में भी हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और ये सारी चीज़ें डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगा, और अगर आप YouTube पे देख रहे होंगे तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, YouTube की सॉरी। तो खैर, यहाँ पे मैंने सारों के बारे में इंट्रो भी करवाया हुआ है, ये कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी लिखा हुआ है, समराइज़ करके। दो एग्जांपल सब की दी हुई हैं और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, काफ़ी ढूंढ के। ये अब मैं सारा यही नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक तो दूसरा है।
खैर ये टाइप्स डिस्कस करनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले दुनिया में एक ही तरह के आर्टिकल नहीं होते जो आप लिख रहे हो या आपने सुने हो, उसके अलावा भी काफ़ी दुनिया है। मोस्टली हमने यही सुने होते हैं हाउ टू वाले, तो इसके अलावा रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी आजकल बहुत लोग नोट कर रहे होते हैं। लिस्टिकल्स भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, लिस्टिकल नाम सुन के ना लोग घबरा ही जाते हैं कि पता नहीं है क्या चीज़, हालांकि ये चीज़ है 5 एसेंशियल प्रोडक्टिविटी एप्स फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। ये वाले आर्टिकल लिखा होगा, अगर यहाँ पे कोई सीनियर्स हैं शायद उनको लिस्टिकल का पता नहीं होगा, लेकिन लिस्टिकल इसी को कहते हैं। तो लिस्टिकल सुन के घबरा नहीं जाना, यही चीज़ होती है। पढ़े ज़रूर होंगे आपने, अगर आप रीडिंग या राइटिंग फील्ड में हैं, इस तरह के आर्टिकल पढ़े होंगे आपने। प्रोफाइल आर्टिकल वही डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, लिंक दे दूँगा, आपने खुद जाकर रीड करना है अच्छे से, एग्जाम्पल्स को भी समझ लेना है, फिर आपने खुद अपना इंटरेस्ट को फाइंड कर लेना है कि इनमें से आप क्या लिख सकते हैं और क्या आप बेस्ट लिख सकते हैं, तो वही आपने आगे लेके चलना है। सही हो गया। इसको यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई थिंक नहीं है। ऑलराइट, ये हो गया ऑफ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल दूसरे स्टेप के ऊपर। कीवर्ड रिसर्च वाला तो हो गया, खैर इसका अगला स्टेप ये रहा, बल्कि ऊपर चला गया। ये हमने इन एसेंशियल्स को टारगेट करना होता है, इन शराइत को पूरा करना होता है सिर्फ एक आर्टिकल लिखने के लिए, और वो ये हैं कि एक आर्टिकल इंक्लूड, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एसईओ टाइटल होता है। एसईओ टाइटल अब होता क्या है, आपको दिखेगा कैसे, वो जैसे आप लिख लें बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, आपको समझ आती रहेगी। अच्छा, ये जो टाइटल दिख रहा होता है इसको एसईओ टाइटल कहते हैं। अब इसकी लेंथ ये लिखी हुई है सामने, 50 to 60 कैरेक्टर होना चाहिए। आपको रिकमेंडेड है कि 55 तक ही रखें, इससे ऊपर ना लेके जाएं, लेकिन 60 मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, गूगल आपको काट देगा आगे से। जैसे इधर भाई साहब का कटा होगा, ये आगे होगा लेकिन नहीं शो हो रहा, इधर भी ये देखें डॉट डॉट आ गए, ये आगे नहीं शो हो रहा, तो आपने आगे जाना ही नहीं है ताकि गूगल को मसला ही ना हो। ठीक है, उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, ये पहले भी मैंने वैसे काफ़ी बार बताया है। तो ये जो हमने जब लिखा है गूगल के ऊपर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, इसके बाद जो सर्च के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है कोई 152 कैरेक्टर से 160 कैरेक्टर तक। 160 मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाना। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या बला है, ये बेसिकली एक लाइन है या 2 लाइन कह लें, जो कि पूरे आर्टिकल को डिफाइन कर रही होती है, समराइज कर रही होती है, और इसके अंदर एक कीवर्ड भी इंक्लूड होता है, यानी फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड, वही सेम चीज़, पहले भी काफ़ी बार कीवर्ड वाले सेशन में बता चुका हूँ कि जिनके ऊपर आप खुद कीवर्ड रिसर्च करके लिख रहे हैं, या आप क्लाइंट दे रहा है कि ये फोकस करना कीवर्ड, या मेन कीवर्ड है, या प्राइमरी कीवर्ड है, मेन फ्रेज है, ये सारी सेम चीज़ है। तो ये आपने मेन फ्रेज, मेन कीवर्ड एसईओ टाइटल में भी रखना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी रखना होता है। उसके बाद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब हेडिंग्स 6 तरह की होती है मेनली। H1 एक होती है, एक आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक होती है। H2 मल्टीपल हो सकती है, H3 मल्टीपल हो सकती है। H3 H2 की सब हेडिंग होती है, H4 H3 की सब हेडिंग होती है, इस तरह इनकी सेटिंग होती है। आगे आ गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर भी हमने फोकस कीवर्ड टारगेट करना होता है, एटलीस्ट एक लगा सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड दिए हुए हैं आपके क्लाइंट ने या आपने सर्च किए हैं, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 ना लगाएं। तीसरे के ऊपर इस वजह से नहीं जाना क्योंकि वो कीवर्ड स्टफ हो जाएगा, और ये भी तब लगाने हैं जब
उसके बाद जो चीज़ आ जाती है रेलिवेंट कीवर्ड, LSI या सर्च टर्म्स, ये कहाँ से मिलेंगे आपको? अच्छा, पहले जो चीज़ थी वो देख लें, सब हेडिंग्स और हेडिंग्स, ये कहाँ से आपको मिलती हैं या नज़र आती हैं? ये थी SEO टाइटल, और इसी को H1 भी कहा जाता है। ये एक आर्टिकल में एक ही बार आ रहा होता है, ज़्यादा बार ना ही लगाएं तो बेहतर है। और ये रहा H2, इसके बाद ये रही H3, ये पहली वाली। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो उसकी सब हेडिंग है, सिंपल दिख रहा है। और ये रहा H2, क्योंकि इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है तो H3 यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल। ये भी H2 है, ये H3 है। ये इस तरह डिफाइन होती है, H2 है, H2 है। H6 तक जाती हैं, इसके आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, इतनी ज़्यादा कौन सा हेडिंग देता है। और ये होती हैं बुलेट्स, और ये आर्टिकल की खूबसूरती और रीडेबिलिटी बढ़ाने में ये बुलेट्स बड़ी काम की चीज़ होती हैं, तो इसको भी आपने इंक्लूड करना होता है आर्टिकल लिखते हुए। और एक और चीज़ क्या थी? रेलिवेंट कीवर्ड। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स हमने जब लिख लिया, इसको सर्च कर लिया, तो हमें रेलिवेंट कीवर्ड या LSI या सर्च टर्म्स मिलने लग जाएंगे। वो इस तरह से कि ये लोड हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, हमने स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है नीचे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें LSI मिलने लग गए हैं। हम इसको अपने आर्टिकल में शामिल कर सकते हैं एज ए FAQ भी, इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है। या 20 बेनिफिट्स, ये लोग सर्च कर रहे हैं इस वजह से ये इधर आ रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ ना, रिलेटेड सर्चेज यानी यूज़र सर्च कर रहे हैं ये चीज़ें, तो हम ये आर्टिकल में शामिल करेंगे तो हो सकता है हमारा आर्टिकल शो अप कर ले। इसके अलावा रिलेटेड सर्चेज में ये भी होते हैं, ये भी क्वेश्चंस जो बने होते हैं, ये FAQs की जगह आप ऐड कर सकते हैं। LSI भी इन्हें कहा जाता है। LSI यहाँ से भी मिलते हैं, ये जो आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं और LSI भी करार देते हैं। ठीक हो गया, ये हमने इस तरह फाइंड कर लिए। और टूल्स भी हैं, जाहिर बात है, लेकिन मैनुअली जो काम हो रहा होता है ना वो बेस्ट होता है। इस तरह थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये मज़े का तरीका है। सबसे सटीक तरीका जिसे कहा जाए वो यही है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग एक आर्टिकल में हम भी करके दे सकते हैं एज ए कंटेंट राइटर, लेकिन वो जो SEO वाला बंदा है वो भी करके देता होता है। लेकिन अगर हम ही करके दे रहे हैं तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हो सकता है वो और किसी को हायर ही ना करे। वो तो हमें प्रेफर करेगा ना कि ये जो बंदा है ये कंटेंट राइटर है, वो सारे हमें लिंक्स भी अच्छे अच्छे ढूंढ के दे रहा है, इंटरनल लिंक भी कर देता है अपनी उसी की वेबसाइट से, और एक्सटर्नल लिंक का अथॉरिटेटिव वेबसाइट से भी करके दे रहा है, तो उसको और क्या चाहिए? क्योंकि उसका काफ़ी सारा टाइम बच गया। SEO पर्सन, शायद वो SEO पर्सन को हायर ही ना करे अगर यही हम उसको सब कुछ करके दे रहे हैं। खैर, इसके अंदर जो चीज़ नोट करनी चाहिए, नो ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स की डेफिनेशन ये होते हैं कि जैसे मैंने लेट्स से एक आर्टिकल है यहाँ पे, यही खोल लेते हैं, खुल जा भाई। अच्छा, ये जब तक अल्लाह तौफीक दे इसको खुलेगा। खैर, ये खुल गया। लेट्स से यहाँ पे जैसे ये लिंक्स लगे हुए हैं, येलो वाले लिंक्स होते हैं, आपको ब्लू दिख रहे होते हैं, वैसे ये स्क्रीन मैंने ब्लैक किया इस वजह से येलो दिख रहे हैं। तो ये लिंक्स हैं। लेट्स से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये लिंक नहीं खुलता और किसी 404 पेज पे चला जाता है, 404 यानी नॉट फाउंड पेज पे चला जाता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो ये ब्रोकन लिंक कहलाएगा। यानी उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आर्टिकल में लिंक किया हुआ है उसको। वो ये भी हो सकता है कि वो मेरी ही वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंक हो, या वो किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर एक्सटर्नल लिंक हो। समझ रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल को भी। खैर, उस चीज़ को हम ब्रोकन कहेंगे। ब्रोकन लिंक्स को हमने रिमूव करके उसको हेल्दी लिंक या जिंदा लिंक से हमने उसको एक्सचेंज कर देना होता है। यानी लाइव लिंक जो होता है, जो चल रहा हो,
उसके साथ लिंक करना होता है, फिर वो ये अच्छा ये इश्यूज भी होते हैं एसईओ में, तो ये सॉल्व हो जाता होता है इशू। उसके बाद आ जाते हैं यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट। यूनिक से मुराद ये है कि उसके अंदर प्लेजरिज्म ना आ रहा हो, यानी हमने कॉपी पेस्ट करके नहीं देना होता कंटेंट, उसके अंदर ज़ीरो प्लेजरिज्म हो, तब वो एक अच्छा शुमार होगा। लेकिन उसी के साथ साथ उसके अंदर कोई वैल्यू भी देनी है, ये नहीं कि बस रीराइट करके दे दिया, कोई न्यू चीज़ देनी है जो आपके कंपटीटर्स में ना हो, तब ही वो एक हट के यूनिक और रेयर बनेगा ना, वरना तो सारे ही रीराइट करके गूगल से मतलब दे दें, गूगल को दे दें। गूगल तो ऊपर से देख रहा है ना, वो आपका अबूजान है तो वो तो ऊपर से देखेगा, वो आराम से देख सकता है कि ये 10 चीज़ें हैं जो कि ये जो ओनर्स हैं वेबसाइट्स के, कभी एक्सचेंज करके 5 आगे रख के 5 पीछे रख के, ये 4 आगे रख के 6 पीछे रख के वही रीराइट करके दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा जानता है। हमने उसको 11वीं चीज़ देनी है जो कि हमें अलग यूनिक बनाएगी। खैर, वो हो सकती है फैक्चुअल अलग से रिसर्च, जो कि एक छोटे से टैब में भी लिखने तो एक यूनिक बना देगी, और वो मिलेगी भी गूगल से, लेकिन एक हो सकता है वो आपके कंपटीटर्स ने ना लिखी हो, तभी आपको रिसर्च रिक्वायर होगी और कंपटीटर एनालिसिस भी। और उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि आपका कंटेंट रीडेबल हो, इतना रीडेबल हो कि जो आपका कंज्यूमर है, जो रीडर है, उसकी इंटेंशन ब्रेक ना हो, अचानक से आपका पैराग्राफ ख़त्म ना हो जाए विदाउट एनी सेइंग और रिजल्टिंग एनीथिंग। मतलब उसके अंदर हर पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ हो जो उस रीडर की अटेंशन ग्रैब करके रखे और उसको जाने ना दे अपने दूसरे पेज के ऊपर, या बैक करने ना दे। हर पैराग्राफ में एक ऐसा स्टिकी पॉइंट जो उसको चिपका के रखे उस आर्टिकल से। ठीक हो गया। इमेजेस, वीडियोस या इन्फोग्राफिक्स। इंक्लूड आल्ट टैग होता है जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं कंटेंट, तब हम आल्ट टैग लगा के उसको देते हैं। मैं देखता हूँ अगर वेबसाइट अभी खुलती है उसका बैकएंड, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर 2 सेशन हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं एक में कवर करने की, लेकिन एक में होगा नहीं, काफ़ी लंबा है ना। एडमिन ये अभी फ़िलहाल मेरे पास वेबसाइट नहीं है, खैर ये बाद में देखेंगे, बैकएंड अगली क्लास में कर लेंगे। उसके अलावा जो बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये थी कि हाँ, आपके जो आल्ट टैग होते हैं ना, ये इमेजेस के लिए रीनेम भी हो सकते हैं। रीनेम तो वो कैप्शन भी आ सकते हैं ना, जैसे आप एक वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये खुली हुई थी, इसके ऊपर ये इमेजेस आ रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई मिल जाए सही, जैसे ये इमेज है, ये वाला वैसे है ये ऐड, अगर यहाँ पे कोई इमेज है लेट्स से ये वाली, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैप्शन कहलाता है। लेकिन जो आल्ट टैग होता है वो गूगल के लिए होता है, वो गूगल के लिए रीनेम होता है, यानी वो गूगल को बता रहे होते हैं कि हमने इस इमेज में क्या डिस्कस किया हुआ है। अब आल्ट टैग में हम फोकस कीवर्ड भी लगा सकते हैं, उसको इमेज का नेम भी लिख सकते हैं, यानी जो इमेज के अंदर कोई चीज़ है, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम उसके अंदर फोकस कीवर्ड लगाएं। और इसकी भी सेटिंग ये होती है कि अगर आपके आर्टिकल में 10 इमेजेस हैं ना, तो आपने 7 या 6 इमेजेस के अंदर आल्ट टैग में फोकस कीवर्ड लगा देना है, बाकियों को वैसे ही छोड़ दें या उस इमेज का रीनेम कर दें, लेकिन ज़्यादा में फोकस कीवर्ड भी स्पैम नहीं करना, वो भी कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। खैर ये आपके साइड से भी हो सकता है, अगर लेट्स से आपको क्लाइंट कह सकता है कि ये आर्टिकल पब्लिश कर दो, तब आपको आल्ट टैग भी तो लगाना है, इमेजेस आपने अपलोड करनी है तो आल्ट टैग लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये SEO कंटेंट राइटिंग कोर्स है। उसके बाद अथॉरिटेटिव सोर्सेज, इससे मुराद ये है कि जब
खैर, जैसे ही उस अच्छी सी वेबसाइट को पता चलेगा कि एक वेबसाइट ने मुझे बैकलिंक दिया है, तो वो आपको शायद आपकी वेबसाइट को विजिट करे, हो सकता है कुछ ना कुछ उसे पसंद आए, वो अपने आर्टिकल में लिख सकती है आपकी वेबसाइट के बारे में। जिस तरह आपको एक एक्सचेंज में बैकलिंक मिल जाएगा आपकी वेबसाइट का, एवं ही फ़ायदा हो जाएगा। एवं ही तो नहीं, खैर आपने भी तो उसको क्रेडिट दिया, बदले में वो देगा, तो 50-50 और दोनों का फ़ायदा। ठीक हो गया। अथॉरिटेटिव सोर्सेज से मुराद ये है, यानी उनकी वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो। उसके बाद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आर्टिकल के एंड पे भी आ जाता है, दरमियान में भी आ जाता है, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। जो होती है ना सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स, उसके अंदर आर्टिकल के अंदर ये दरमियान में भी ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन लास्ट में मोस्टली आ जाता है। अक्सर राइटर्स का भी स्टाइल होता है कि वो कितनी बार लिखें और कहाँ कहाँ लिखें। जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने कॉल टू एक्शन वाले आर्टिकल्स कोई ऑलमोस्ट 15-20 बार लिखे हैं, तो हर में मेरा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। मैं आर्टिकल के हिसाब से चेंज करता हूँ। अगर कोई हेल्थ के बारे में है तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा डिस्कशन जो है हेल्थ के बारे में हो, फिर एंड पे कॉल टू एक्शन आ जाए। अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में है तो जहन में ये होता है कि चलो 2 से 3 बार कॉल टू एक्शन आए, पहले थोड़ा थोड़ा शुरू में, फिर दरमियान में, या थोड़ा सा एंड पे, फिर बिल्कुल एंड पे। ये अपनी अपनी आपकी सेटिंग खुद ही बनती जाती होती है कि कहाँ लगाना चाहिए। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव पेजेस। अच्छा, ये आपके ज़ेरे असर नहीं है, लेकिन अगर लेट्स से, ये मैंने जानबूझ के ये वाला पॉइंट ऐड किया क्योंकि मेरे जहन में एक चीज़ आ गई थी। लेट्स से आप एक वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, आप फुल मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट आपका बेहतरीन है, लेकिन वो जो वेबसाइट का ओनर है उसने अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ, उसके पेजेस रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, वो खुलते ही नहीं है, कभी वो ऐड स्टक कर रहे होते हैं या टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा होता है, तो आपको पता चल रहा है कि ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो आप उस ओनर को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाईजान वेबसाइट सही करा, नहीं तो मेरी मेहनत जान दी। तो आपने उसको सही तरह गाइड करना है कि ये भाईजान अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन सेट करें, ताकि कोई आर्टिकल राइटिंग का भी फ़ायदा हो। आपकी मेहनत को वो भी इग्नोर कर देगा जब ये डिस्टर्बेंस हो रही होगी। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? ये हेलीकॉप्टर है, ये क्वेश्चन है। माइक ऑफ कर लेंगे, माइक ऑन है किसी का? ओके, ऐसी कोशिश करता हूँ, या फिर किसका ऑन है? ये ऑन है, अमीन भाई, अमीन अहमद भाई, ये माइक। ओके, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, इजी टू रीड से मुराद ये होती है कि आपने 8 ईयर ओल्ड बच्चे यानी 8 साल के बच्चे के लिए कंटेंट लिखना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं ये बता दूँ कि अक्सर वेबसाइट ओनर्स की ये डिमांड होती है कि आपने 8 साल के बच्चे के लिए आर्टिकल लिखने हैं या 5 साल के लिए, यानी वो लिख रहे होते हैं अक्सर कि 5th ग्रेड स्टूडेंट्स या अडल्ट मेल के लिए लिखना है या अडल्टरी के लिए लिखना है। तो ये उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है। 5th ग्रेड में मोस्टली 8 या 9 या 10 साल के बच्चे ही होते हैं, तो आपको ये समझ आ जाती है कि अच्छा उस तरह का लिखना है। इससे मुराद ये है कि आपने बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल या वोकैबुलरी नहीं शो करवानी, सिंपल इंग्लिश रखनी है, और कोई आपने फ़िलोसोफर बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, ताकि रीडर्स को समझ आए। हर तरह, हर कंट्री, हर लोकेशन के हिसाब से, हर लैंग्वेज के हिसाब से, यानी अब पाकिस्तानियों की इंग्लिश फ़िलोसॉफ़िकल तो नहीं ना है, तो उनको अमेरिकन तो समझ नहीं आएगी फुल गाड़ी वाली, तो आपने हल्का हाथ रखना है। लिखनी अमेरिकन ही है, लेकिन उसमें भी हल्का हाथ होता है। तो खैर, उसके बाद कंसाइज एंड क्लियर। अब मैं अपनी चीज़ें नोट की होंगी, इस सब में मेरा जो मेन फोकस ये है कि रीडेबिलिटी के ऊपर टारगेट ज़्यादा है।
वो इस वजह से कि गूगल का भी अब रीडेबिलिटी के ऊपर टारगेट ज़्यादा है। गूगल चाहता है कि कम से कम टाइम में जो उसका रीडर है ज़्यादा से ज़्यादा देर रहे, यानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर पाए कंटेंट। जितना वो ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करेगा उसको ज़्यादा ऐड शो होंगे, एट द एंड गूगल रेवेन्यू कमाएगा उसी से, क्योंकि हो सकता है वाइल स्क्रॉलिंग उसको कोई ना कोई ऐड पसंद है, वो चीज़ बाय करे, कमीशन गूगल के पास। गूगल ये चाहता है, तो आपने रीडेबिलिटी को टारगेट करना है कि वो बेहतर हो। सही हो गया। और आ गया वेल रिसर्च। ये तो सबको ही पता होता है कि आपने पहले रिसर्च करनी है फिर लिखना है, ना कि मुँह उठा के ठापा कर देना, ऐसा नहीं करना। और इससे मुराद ये है कि फैक्चुअल कंटेंट हो आपका, सच्चाई के ऊपर बेस करता हो, कोई फिक्शन के ऊपर आपने नहीं लिखना। हो सकता है वो डिफरेंट आर्टिकल हों, यूनरा है फिक्शन के ऊपर लिखा जा सकता है, जैसे क्रिकेट के ऊपर एक फिक्शन के ऊपर एक नावल चलता होता है, अभी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं, लेकिन काफ़ी वो फ़नी भी होता है और मज़े का होता है। वो फिक्शन है, कोई रियलिटी नहीं होती उसके अंदर। खैर, अब वो मैंने पढ़ा था, काफ़ी अच्छा है, अभी नाम जहन में नहीं आ रहा। उसके बाद है प्रॉपरली साइटेड सोर्सेज। इससे मुराद ये है कि आपने जो भी लेट्स से किसी का कंटेंट उठाया है, वो कोट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या कोई भी सर्वे हो सकता है, आपने उसको क्रेडिट देना है उस जिस वेबसाइट से उठाया है। वो क्रेडिट इस तरह देना है कि आपने एंकर टेक्स्ट लगाना है, उस वेबसाइट का लिंक उठाना है और वहाँ पे पेस्ट करके एंकर टेक्स्ट बंद, तब उसको क्रेडिट चला जाएगा। यानी गूगल को भी पता चलेगा कि अच्छा इसने इस वेबसाइट से उठाया है और बदले में क्रेडिट भी दिया है, इसका मतलब है ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये करना लाजमी होता है। आपने ये नहीं सोचना कि वो इस तरह तो गूगल उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। गूगल पहले आप पूरा वेबसाइट का जो आर्टिकल है क्रॉल करेगा, फिर ही जाएगा दूसरे के ऊपर, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। खैर, उसके बाद है एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी सी कॉमन सी बात है कि आपने इस पे फोकस कर लेना है। एंगेजिंग होगा तो रीडेबल होगा। और उसके बाद है क्रिएट कंटेंट फॉर रीडर्स। ये मैं पहले भी कहता रहता हूँ, रीडर के लिए बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल के लिए बन जाएगा। वेल स्ट्रक्चर्ड, डोंट ब्रेक द रीडर्स फोकस। आपने रीडर का दिमाग नहीं ख़राब करना। ये नहीं करना कि कभी एक बात हो रही है तो कभी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव हो रहा है तो कभी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो रहा है। आपने कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, सस्टेनेबिलिटी बरकरार रखनी है। ओहो इंग्लिश तो खैर, उसके बाद है रेलेवेंस। आपने रेलेवेंस इस तरह रखनी है, यानी एक टॉपिक अगर डिस्कस कर रहे हैं नाइकी शूज़ के बारे में, तो आपने उसके अंदर जॉर्डन को कंपेयर किया जा सकता है हल्का फुल्का, लेकिन पूरी जॉर्डन की हिस्ट्री नहीं लिख देनी होती। तो खैर ये सीन है रेलेवेंस रहने का, टू द पॉइंट रहें, उसी टॉपिक के ऊपर रहें, उसको कंसाइज करने की और कम्पैक्ट करने की, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, तब आपका कंटेंट अच्छा होता है। मेरे ख्याल से दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। खैर, ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन्स। ये तभी होगा जब आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट होगी, और कीवर्ड प्लेसमेंट सही तरह कैसे कैसे होगी वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो इस तरह से होगी कि आपने जो कीवर्ड है पहले तो एसईओ टाइटल में लगाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में लगाना है, हेडिंग H2 में एक या दो बार लगा लें, H3 में एक या दो बार, यानी एक हेडिंग में एक ही बार। ये नहीं करना एक हेडिंग में दो कीवर्ड ठोक देने, ऐसा नहीं। कोई एक हेडिंग आ रही है H2, उसके अंदर एक कीवर्ड, कोई भी फोकस कीवर्ड, उसके बाद सब हेडिंग नंबर H3 हो सकता है या H4, उसमें भी एक बार लगा लेना है। और बॉडी में लगा सकते हैं, बॉडी सलमान खान की नहीं, आर्टिकल की, कहीं भी लगा सकते हैं। बेहतर यह है कि पहले तो इंट्रोडक्शन में तो आएगा ही आएगा, उसके बाद दरमियान में कहीं आएगा और एट द एंड कंक्लूजन में आएगा। इन सारी जगहों में फोकस कीवर्ड आएगा तो आपका एक अच्छा की आर्टिकल शुमार हो जाएगा और वो रैंकिंग में आ जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया। अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि आज